एंड्रॉयड या iOS क्या है बेहतर? आईफोन बेहतर है या एंड्रॉयड मोबाइल बेहतर है? अक्सर मोबाइल यूजर्स के मन में यह सवाल चलता रहता है कि कौन सा फ़ोन ख़रीदें जिससे उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों की अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनको चूज़ करना चाहिए। आज हम इनकी उपयोगिताओं और खूबियों के बारे में देखेंगे जिससे आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित कर सकें कि आपके लिए आईफोन बेहतर है या एंड्रॉयड। तो आईफोन बेहद ही सुरक्षित या सिक्योर्ड इकोसिस्टम है। यह बेहद ही सिक्योर है और इसमें कहा जाता है कि इस ओएस में वायरस लगभग ना के बराबर हैं या नहीं है, जबकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स होने के नाते और इसमें बहुत सी स्वतंत्रता होने के नाते और काफ़ी हद तक यह वायरसों के लिए वायरसीफाइड एप्लीकेशंस या गेम्स के लिए एक खुला मार्केट जैसा है और काफ़ी हद तक इसमें वायरस इसके गूगल प्ले स्टोर से ही आ जाते हैं। गूगल ने इसको दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और बहुत से तरीके निकाले हैं और समय समय पर इनको रिमूव करता रहता है, लेकिन फिर भी एंड्रॉयड मार्केट या गूगल प्ले स्टोर पर वायरसों से भरी हुई एप्लीकेशंस होने से इनकार नहीं किया जा सकता। गूगल प्ले स्टोर पर वायरसों से ग्रसित या संक्रमित एप्लीकेशंस या गेम के होने के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता और यूजर को बहुत सोच समझकर इनको डाउनलोड करना चाहिए। दूसरा, एंड्रॉयड एक बेहद ही सस्ता और किफ़ायती स्मार्टफोन ओएस है जिसके चलते इसका यूजर बेस बहुत ज़्यादा है और बहुतायत में बहुत अधिक जनसंख्या इसी का उपयोग करती है और लगभग सभी कार्य जो एक कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं, ज़्यादातर कार्य अगर आप अच्छे से मोबाइल का उपयोग करना जानते हैं तो एंड्रॉयड ओएस से भी किए जा सकते हैं। और आजकल तो आईफोन के लिए एप्लीकेशंस बनाने वाले बहुत अच्छे और प्रीमियम ऐप निर्माता बहुत सारे एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि एंड्रॉयड का यूजर बेस बहुत ज़्यादा है और इससे उनको पॉपुलैरिटी और लाभ प्राप्त करने में बहुत सहूलियत रहती है, इसलिए वो एंड्रॉयड की तरफ रुख कर रहे हैं धीरे धीरे। और एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बेहद सस्ता और किफ़ायती है और ओपन सोर्स होने के नाते यूजर को इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता मिलती है और इसमें अपनी इच्छा अनुसार बहुत सा कस्टमाइजेशन कर सकता है जो इसके उपयोग को बेहद सरल और बहुत ही उपयोगी बना देते हैं। इसके मुकाबले एप्पल iOS बेहद ही महंगा इकोसिस्टम है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदें तो एक ही कीमत की दो गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन एक का मेंटेनेंस बहुत ही सस्ता और किफ़ायती है और जबकि एक का मेंटेनेंस ही उसकी कीमत के बराबर का महंगा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए एंड्रॉयड का मेंटेनेंस या उपयोग बहुत ही सस्ता और किफ़ायती है, बहुत ही आसान है, जबकि एप्पल iOS का मेंटेनेंस बहुत ही महंगा है और ये कदम कदम पर पैसे वसूलता है। और अगर आप बहुत डीप यूजर हैं तो फिर धीरे धीरे 6 महीने साल भर उपयोग करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप से किस तरह से ये पैसे वसूलने का प्रयास करता है iOS। और iOS की एक खूबी है इसकी एप्लीकेशंस इसके प्लेटफार्म पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। आईफोन के एप्लीकेशंस लगभग 97% 99% तक iOS के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। वही एप्लीकेशन जो iOS के लिए हैं और एंड्रॉयड के लिए हैं, दोनों के लिए साथ साथ रिलीज़ किए गए हैं, तो इनमें से तमाम एप्लीकेशंस iOS पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और iOS के लिए उनके पास बहुत सारी खूबियां या क्वालिटियां होती हैं, जबकि एंड्रॉयड में उतनी खूबियों के साथ वो नहीं आते हैं और लिमिटेड परफॉर्मेंस करते हैं। यह ओएस स्ट्रक्चर की वजह से और कुछ दूसरी दुर्बलताओं के चलते भी iOS पे एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं एंड्रॉयड के मुकाबले। अक्सर बहुत सारे iOS एप्लीकेशन निर्माता एंड्रॉयड की तरफ नहीं आते हैं क्योंकि अगर एक ऐप निर्माता एंड्रॉयड मार्केट या गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन लॉन्च करता है तो फिर उसकी नकल करके उसके क्वालिटीज़ से मिलते जुलते एप्लीकेशनों की बाढ़ आ जाती है। तमाम लोग उसी तरह का एप्लीकेशन हल्की सी हेर फेर के साथ बड़े आराम से बना देते हैं। यहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी नहीं पाई जाती है, जबकि iOS पर एक एप्लीकेशन निर्माता अगर एप्लीकेशन बनाता है तो कोई भी दूसरा एप्लीकेशन निर्माता उसकी कोडिंग को देख करके उसी तरह की एप्लीकेशन या उससे मिलती जुलती एप्लीकेशन बनाने में आसानी से समर्थ नहीं हो सकता है और उनकी पॉलिसी भी इस लिहाज से बहुत तगड़ी है। तो इस तरह से नकली एप्लीकेशंस की बाढ़
iOS पर नहीं पाई जाती है, वहाँ पे जेन्युइन और अच्छे एप्लीकेशंस पाए जाते हैं। और एप्लीकेशन निर्माताओं के पास एक दूसरी दुर्घटना आती है, अगर कोई iOS के लिए एप्लीकेशन बनाता है तो उसने एक एप्लीकेशन बना दिया तो समस्त आईफोन यूजर्स के लिए वह सेम रहेगी और अच्छे से काम करेगी, जबकि एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन बनाने पे वह एप्लीकेशन तमाम हैंडसेट निर्माताओं के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ कराना पड़ता है। वह सब पे एक ही बार बनाने पे आसानी से सुलभ नहीं हो पाती है। जैसे किसी ने बनाया तो सैमसंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि वह मोटरोला के लिए ऑप्टिमाइज हो सके, एलजी के लिए ऑप्टिमाइज हो सके, या ऐसे ही किसी अन्य हैंडसेट निर्माता के लिए भी ऑप्टिमाइज हो सके उसकी एप्लीकेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एंड्रॉयड हैंडसेट निर्माता एंड्रॉयड ओएस में अपनी इच्छानुसार कस्टमाइजेशन कर देते हैं, तो इससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह तो हुई एप्लीकेशन और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन यह सब होते हुए भी एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है और इसकी इतनी अधिक स्वतंत्रता देता है कि अगर आप मान लीजिए कोई आप फोटो या वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो इसमें तो मान लीजिए आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें तमाम तरह के फीचर, म्यूजिक और भी तमाम चीज़ें इधर उधर से इंपोर्ट करके उस अपने प्रोजेक्ट में डालने में एंड्रॉयड बहुत सहूलियत प्रदान करता है। iOS इस मामले में बहुत ही लिमिटेड है। आप उसमें म्यूजिक डालने के लिए केवल iTunes या एप्पल म्यूजिक से ही डाल सकते हैं, लेकिन वह भी डालने नहीं देता है क्योंकि तुरंत लिख देता है कि यह जो है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड म्यूजिक है, आप इसे नहीं डाल सकते हैं। और वही म्यूजिक आप अपने प्रोजेक्ट्स में डाल सकेंगे जो आपने अपने हैंडसेट में iTunes के थ्रू डाउनलोड कर रखा होगा। अगर वह iTunes के क्लाउड में है तो आप उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, यह लिमिटेशन है। दूसरी, एप्पल में स्टोरेज की समस्या बहुत आती है। वो 32 से 64 GB जो भी स्टोरेज क्षमता वाला आप उनका हैंडसेट लेते हैं तो उनके एप्लीकेशन की साइज़ है 200 MB, 300 MB, 500 MB, 700 MB, 1 GB तक के उनके एप्लीकेशन आते हैं। आप अगर उनको इंस्टॉल करते हैं और 15-20 बार कोई एप्लीकेशन, कोई फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वह यूज़ करने के दौरान जो यूजर डाटा एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से उसकी साइज़, कोई 300 MB का एप्लीकेशन है तो उसकी साइज़ 15-20 बार यूज़ करने पे 1.5-2 GB, 3 GB तक बढ़ जाती है। अब एंड्रॉयड वालों में इसमें बहुत आसान सुविधा है। आप सेटिंग में जाके आराम से क्लियर कैच या क्लियर डाटा करके उसको फिर से एक्चुअल साइज पे ला सकते हैं और फिर से उसको उपयोग कर सकते हैं आसानी से, जबकि iOS में आपको उसका साइज कम करने के लिए उसको वहाँ से डिलीट करके फिर दोबारा इंस्टॉल करना होता है। यह बहुत बड़ी खामी है इनकी। iOS की स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाती है और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से भर गई। यह एप्लीकेशन के उपयोग के द्वारा ही भर जाती है और आपको इसको बार बार बहुत ही अधिक संभालना पड़ता है। स्टोरेज के लिहाज से ये बहुत समस्या पैदा करते हैं। हालांकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए ये iCloud का ऑप्शन देते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था वहाँ भी ये कदम कदम पर पैसा वसूलते हैं। 5 GB या कुछ तक फ्री है, उसके बाद ये पैसा मांगने लगते हैं, तो आपको उनको भी डिलीट करना और फिर बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। और एंड्रॉयड पे यह मैनेज नहीं है। गूगल फ़ोटोज़ है, वहाँ पे आप आराम से अपने चाहे जितने फ़ोटोज़ उसमें बैकअप कर सकते हैं। हालांकि 1 जून से उस पर भी ये लिमिट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी लिमिट 15 GB तक रहेगी। 1 जून के बाद आप अगर 15 GB से अधिक का स्टोरेज इसमें करते हैं तो फिर आपसे कोई प्लान लेने को कहा जाएगा या अपना कुछ कंटेंट इनके स्टोरेज से डिलीट करने को कहा जाएगा ताकि आप उसको आराम से उपयोग कर सकें। तो ये हो गई स्टोरेज समस्या। बाकी वैसे आईफोन लेने के बाद में इनके एप्पल एप्लीकेशन निर्माताओं के ही उसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं जिन्हें आप आराम से अगर ना चाहें, उपयोग ना करना चाहें तो आराम से उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि एंड्रॉयड में, सैमसंग और इन सब डिवाइसेज में प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकते। बहुत होगा आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। एप्पल एप्लीकेशन निर्माता एप्लीकेशनें तमाम ऐसी बनाते हैं कि आपको आईफोन लेने के बाद में फिर कोई भी एप्लीकेशन ऐप स्टोर से अगर ना इंस्टॉल करना चाहें तो बिना इंस्टॉल किए ही काम चल जाएगा। उसमें फ़ोटो एडिटिंग के लिए इनका फ़ोटोज़ एप्लीकेशन है आईफोन वालों का, तो यह सिंपल एडिटिंग प्रदान करता है। आप अगर चाहें तो कोई फ्री के कुछ अच्छे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो ये काम चल जाएगा। और वीडियो एडिटिंग के लिए ये लोग iMovie और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्लिप्स नामक एप्लीकेशन देते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तरह की अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये इस तरह का सब कुछ देते हैं कि आपको आईफोन ख़रीदते ही उसको आराम से यूज़ करिए, अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करके,
आपको अलग से कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल और डीप यूजर हैं तो फिर आपको उनके ऐप स्टोर से एप्लीकेशंस ले सकते हैं, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी अच्छा काम करते हैं। विंडोज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी अच्छा काम करने वाले एप्लीकेशन वहाँ पे उपलब्ध हैं, चाहे वो ऑफिस एप्लीकेशन हो या फिर कोई मीडिया एप्लीकेशन से। ऐसे दूसरी समस्या बहुत से लोग फेस करते हैं जब एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं या फिर एप्पल का मोबाइल लेते हैं। एप्पल वाले तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं। एप्पल का मोबाइल लेने के बाद जब आप उसमें अपना अकाउंट बनाने लगते हैं तो एप्पल आईडी क्रिएट करने लगते हैं, तो वह आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगता है। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन वे लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड के रूप में मांगते हैं। और ज़्यादातर भारतीय बैंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड उस पर काम नहीं करते। भारतीयों के पास ज़्यादातर डेबिट कार्ड ही होते हैं जो अक्सर उनमें काम नहीं करते हैं। तो मैं उन गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल ऐप स्टोर पर काम करने वाले कुछ अच्छे और आसानी से सुलभ होने वाले डेबिट कार्ड्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो ज़्यादातर लोगों के पास SBI का खाता होता है और SBI के सिंपल डेबिट कार्ड उस पर काम नहीं करते हैं। और एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर काम करने वाले SBI डेबिट कार्ड्स हैं वीज़ा ग्लोबल, और उनका एक प्लेटिनम कार्ड आता है मास्टर कार्ड वालों का, जो भी इस पे एप्पल ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर काम करता है। बाकी SBI के ज़्यादातर कार्ड इस पे काम नहीं करते हैं। इन पे काम करते हैं HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ICICI बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, और एक्सिस बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, इंडियन बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, ये सब इन पे काम करते हैं। या फिर एक एप्लीकेशन आता है एयरटेल का, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो माई एयरटेल एप्लीकेशन आता है। उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद में उसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आता है, प्रीपेड डेबिट कार्ड होता है, जिसको आप क्रिएट कर लीजिए और उसमें फिर अपना अमाउंट डाल करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। या नेटफ्लिक्स पर तो काम करता है। मैंने इसको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर यूज़ नहीं किया है, चेक नहीं किया है, लेकिन वहाँ भी ये काम करना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स पर काम करता है तो वहाँ भी इसे काम करना चाहिए। एक कोटक महिंद्रा के भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी इस पर काम करते हैं। और एक बहुत आसान आता है कोटक का एप्लीकेशन 811 मोबाइल बैंकिंग, और यह जीरो अकाउंट बैलेंस का खाता होता है। इसको आप वर्चुअली ओपन कर सकते हैं। यह समस्त लोकेशंस पर काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको लोड करके चेक करिए आपकी लोकेशन पर काम करता है। तो इस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद में एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो प्रीपेड कार्ड की तरह काम करता है। आप जो इस अकाउंट में अपना अमाउंट लोड करिए और इसका भी उपयोग आप एप्पल ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर कर सकते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर। और इन सब तरीक़ों से आप अगर चाहें तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे करके इनकी पेड सर्विसेज, गूगल और एप्पल की पेड सर्विसेज का मजा ले सकते हैं। अन्यथा अगर आईफोन पर अपना अकाउंट आप बना रहे हैं एप्पल आईडी, तो वहाँ पे बाईपास कर सकते हैं इसको। वहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। गूगल के साथ एक सहूलियत है, वहाँ पे अगर आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, वहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन गूगल प्ले स्टोर पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड के अलावा इंटरनेट बैंकिंग भी दे सकते हैं और UPI एड्रेस भी वहाँ पे लोड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों पे ये काम करता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन वाली सर्विसेज पे यह काम नहीं करता है। और एक बात है, इनके गूगल प्ले स्टोर को अपनी गूगल आईडी को आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब एप्लीकेशंस के द्वारा उसको रिचार्ज कर सकते हैं। आप जब अपनी ईमेल आईडी को रिचार्ज करेंगे गूगल आईडी को, तो आपको एक कोड मिलेगा। इसको जाके गूगल प्ले स्टोर पर जब आप 3 डॉट या गियर आइकन को चेक करेंगे तो वहाँ पे एक आता है रिडीम कोड ऑप्शन। वहाँ पे जा करके आपको ईमेल और SMS के माध्यम से एक कोड भेजा जाएगा। जब आप अपनी गूगल प्ले स्टोर आईडी को रिचार्ज करेंगे, वहाँ पे जाके आप इसको रिडीम करके इनकी पेड सर्विसेज का मजा ले सकते हैं। तो गूगल इस लिहाज से थोड़ी सहूलियत देता है जो सहूलियत एप्पल पे नहीं है। तो हमने इस तरह से एप्पल और गूगल OS, आईफोन iOS और गूगल के एंड्रॉयड OS के बारे में हमने इनकी खूबियों और खामियों के बारे में चर्चा किया। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। एप्पल के iOS पर कुछ बहुत अच्छे एप्लीकेशन पाए जाते हैं, कैमरा एप्लीकेशंस जो DSLR की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आपके पास यह मोबाइल है और आपने उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है तो ज़्यादातर आपको DSLR की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि वो ऐप निर्माता आप एंड्रॉयड पर भी आने लगे हैं और उनके एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पर भी नज़र आने लगे हैं, लेकिन ये बहुत हाई इन डिवाइसेस पर
ही उपलब्ध होते हैं। सिंपल डिवाइसेस पर अगर आप इनको खोलेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर इनकी ये एप्लीकेशन दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये कंपेटिबल नहीं है। यह सैमसंग की 30-35 हज़ार से अधिक कीमत के सेटों पर और वीवो, ओप्पो, इन सब के हाई एंड डिवाइसेस पर यह एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। और कुछ तो गैलेक्सी एस सीरीज और गैलेक्सी नोट सीरीज़ के सेटों पर ही ऑप्टिमाइज्ड हैं, लेकिन वहाँ भी ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है और कुछ खामियों के साथ काम करती हैं। लेकिन फिर भी इन ऐप निर्माताओं का कहना है कि ऐसा सैमसंग डिवाइस निर्माताओं के अपने कैमरे फीचर्स पे कंट्रोल की वजह से होता है। वे कुछ फीचर्स किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के द्वारा यूज़ नहीं करने देना चाहते हैं, शायद इसलिए होता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐप, बेहद अच्छे कैमरा ऐप्स ज़्यादातर ये एंड्रॉयड पर उपलब्ध हैं, और कुछ बेहद अच्छे ऐप तो केवल एंड्रॉयड पर ही उपलब्ध हैं, वो iOS पर नहीं है। तो इस तरह से आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि आपके लिए एंड्रॉयड बेहतर होगा या iOS बेहतर होगा। और आप इन दोनों OS के बारे में, एंड्रॉयड और आईफोन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, इसे कमेंट में आप लिखकर अवश्य बताइएगा। फिर उन पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर की जाने वाली अगली चर्चा में उन बिंदुओं को भी मैं समाहित करके उनका उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।